ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, उनको लगता है कि जैसे राजनीति में उनकी जो एक ऐतिहासिक तौर पे एक इम्पोर्टेंस रहती थी, एक महत्व रहता था, उसके अनुकूल उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो सरकार में हो। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी को ये माना जाने लगा है कि ये कहीं न कहीं ओबीसी डोमिनेटेड पार्टी ने तमाम सारे राज्यों में जीत हासिल की। तो पार्टी के अंदर का जो रूप है वो बदला और उसमें समाज के सभी वर्गों को जगह मिलने मतलब होता है, उसके बड़े अर्थ होते हैं। कौन किसके साथ कहीं जाता है, कौन किसके साथ निकलता है, आगे पीछे कौन लोग अगर किसी के साथ चल रहे हैं या उनके साथ कोई चल रहा है तो ज़रूर कुछ मिनटों ही सही, लेकिन कुछ बातें दोनों के बीच में बिल्कुल अकेले में हुई होंगी, जब वहाँ पे कोई और नहीं था। मैं ये मानता हूँ कि ये जो ब्राह्मण सहभोज हुआ है, इसका दिन चुना जाना ये भी बहुत ही सोच समझ के चुना गया होगा 23 तारीख को, क्योंकि 25 को पीएम का आना काफ़ी पहले से तय था। देखिए, ऐसा सुनने में आता रहा है पिछले कुछ सालों से कि प्रदेश में जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, उनको लगता है कि जैसे राजनीति में उनकी जो एक ऐतिहासिक तौर पे एक इम्पोर्टेंस रहती थी, एक महत्व रहता था, उसके अनुकूल उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो सरकार में हो। और इस तरह की शिकायतें भले ही खुलेआम ना की जाती हो, लेकिन पीछे-पीछे ऐसा सुनने में आता रहता है। और इस सरकार के बनने के बाद अभी जैसे पिछले कुछ दिनों पहले जो ठाकुर नेता थे, इसमें विधायक और अन्य लोग भी शामिल थे, उन्होंने भी अपने को जैसे कि हाशिए पे ले जाने की शिकायत और उनकी बात नहीं सुनी जाती है, इस तरह की शिकायत की। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी को ये माना जाने लगा है कि ये कहीं न कहीं ओबीसी डोमिनेटेड पार्टी है, जबकि आज से करीब 10-20 साल पहले इस पार्टी को एक सवर्ण लोगों का, मिडिल क्लास शहरी लोगों की डोमिनेटेड पार्टी माना जाता था। लेकिन राजनीतिक के तौर पर जब पार्टी में एक विस्तार हुआ, पार्टी ने तमाम सारे राज्यों में जीत हासिल की, तो पार्टी के अंदर का जो रूप है वो बदला और उसमें समाज के सभी वर्गों को जगह मिलने लगी। तो ये बात मुझे लगता है कि कुछ समुदायों को शायद उतनी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि वो इस बात के आदी हैं कि उनको महत्व मिले, क्योंकि वो सवर्ण जाति से आते हैं। और अभी जो पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, वो भी एक कायस्थ जाति के नेता को चुना है बिहार से। तो शायद उससे पार्टी के कुछ लोगों में ये संदेश भी गया हो कि पार्टी घूम फिर के सभी लोगों को साथ लेना चाहती है। तो ये जो ब्राह्मण नेताओं की सभा हुई है लखनऊ में, जिसमें अधिकतर विधायक ही शामिल थे, कोई मंत्री नहीं शामिल हुआ, तो इसका संदेश मुझे लगता है यही है कि अगर पार्टी अन्य जातियों को भी समाहित करने की कोशिश कर रही है या उनको पद देने की कोशिश कर रही है, तो इसमें ब्राह्मणों को भी अनदेखा न किया जाए। तमाम सारे ऐसे मुद्दे उठे हैं, सुनने में आया कि वे अपमानित महसूस कर रहे हैं, हाशिए पे चले गए हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, कहा कि ये केवल एक सामाजिक और सांस्कृतिक मिलने का एक वो था, ओकेजन था, मौका था, सहभोज नाम दिया गया। लेकिन इसके जो निहित संदेश हैं वो पार्टी ने उसको इग्नोर नहीं किया है, नज़रअंदाज नहीं किया है, जिसकी वजह से प्रदेश अध्यक्ष को एक कड़ी चेतावनी भी जारी करनी पड़ी कि इस तरह की चीज़ों को पार्टी कभी भी अधिकृत नहीं करती है और उसको एनकरेज नहीं करती है। अंततः मुझे लगता है चूँकि उत्तर प्रदेश में किसी भी चुनाव के पहले या सरकार के गठन से पहले जातिगत समीकरण ही मायने रखते हैं। हमेशा ये देखा जाता है कि टिकट वितरण हुआ तो उसमें किस जाति को कितने टिकट मिले, जब मंत्रिमंडल बनता है तो किस जाति से कितने मंत्री बने, ये सब बातें मायने रखती हैं और सामने आती हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में भी ये बात उठना बड़ी स्वाभाविक है कि जिस जाति की जितनी संख्या है उसको उसी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। तो अगर ठाकुर वर्ग की ओर से ये शुरुआत की गई है, तो मुझे लगता है ब्राह्मण वर्ग ने भी ये शुरुआत करके ये कोशिश की है कि उनका भी संदेश सही जगह तक पहुंच जाए, जैसे आगे आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको ये ना लगे
कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ा नेचुरल था कि ठाकुर जाति के जो प्रतिनिधि हैं वो इस तरह की ब्राह्मणों की सभा का समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं लगता है कि जब जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की जाती है, तो सवर्ण जाति के जो बड़े वर्ग हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनको महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि परंपरागत रूप से देश की और राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में उनका दबदबा बना रहा है, जो कि पिछले 25-30 सालों में कम होता जा रहा है। क्योंकि अब जनसंख्या में सभी वर्गों के अनुपात में सभी समुदायों को अब प्रतिनिधित्व मिलता है। लेकिन जिस तरह पावर में बने रहने की और पावर को अपने पास ही संग्रहित करने की एक समझ लीजिए कि कुछ समुदायों को इसकी आदत पड़ गई होगी या वो इसके आदी हो गए होंगे कि भाई पावर उनके पास रहनी चाहिए क्योंकि वो मजबूत वर्ग है। तो मुझे लगता है इसकी वजह से इस तरह का समर्थन दोनों ही समुदायों को एक दूसरे को होगा, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें इस बात की संतुष्टि मिलेगी कि जो सवर्ण वर्ग हैं उनको भी एक वो महत्व मिल रहा है जो जिसके वे परंपरागत रूप से आदी थे। और ऐसा करने पर शायद आने वाले समय में अगर ब्राह्मणों के लिए कुछ किया जाता है, कुछ अतिरिक्त किया जाता है, तो वो ठाकुरों के लिए भी किया जाएगा। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में दृश्यता का, यानी कि जो दिखता है जिसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं, उसका बड़ा मतलब होता है, उसके बड़े अर्थ होते हैं। कौन किसके साथ कहीं जाता है, कौन किसके साथ निकलता है, आगे पीछे कौन लोग चलते हैं, ये कहीं न कहीं वर्तमान राजनीति के प्रसंग में इस बात के इंडिकेटर्स होते हैं, संकेत होते हैं कि महत्व की जो श्रेणी है, जिसको हम आप कह सकते हैं कि जो एक पैरामीटर्स होते हैं, उसपे कौन कहाँ है। पीएम किसके साथ चलते हैं, ये बात निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और ये साफ संकेत होता है कि पीएम अगर किसी के साथ चल रहे हैं या उनके साथ कोई चल रहा है तो ज़रूर कुछ मिनटों ही सही, लेकिन कुछ बातें दोनों के बीच में बिल्कुल अकेले में हुई होंगी जब वहाँ पे कोई और नहीं था। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो ब्राह्मण सहभोज हुआ है, इसका दिन चुना जाना ये भी बहुत ही सोच समझ के चुना गया होगा 23 तारीख को, क्योंकि 25 को पीएम का आना काफ़ी पहले से तय था। सत्र का अवसान भी कब होना है ये भी काफ़ी पहले से तय था। तो 23 तारीख को ये भोज रखना, इसके पीछे साफ तौर पर एक ऐसी मंशा थी कि ये ऐसे समय पर ये आयोजन हो जिसकी चर्चा सत्र के आगे पीछे भी हो और पीएम के आने तक ये मुद्दा कहीं न कहीं ज्वलंत तौर पे बना रहे, और ऐसा ही हुआ। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही सोच समझ के तय किया गया होगा कि इस मुद्दे में जो इस सभा में जो मुद्दे उठे या जो बातें भी हुई, भले ही उसको स्पष्ट रूप से बताया ना गया हो, लेकिन वो जो संकेत निकले हैं वहाँ से वो सब तक पहुँच जाएँ और अंततः जो आखिरी स्टॉप है यानी कि प्रधानमंत्री, वहाँ तक भी ये बातें पहुँच जाएँ। और मुझे लगता है ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं वे दिल्ली गए और प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात भी की। तो कहीं न कहीं इस तरह के ये संकेत निकल रहे हैं कि इस सभा से जो उपजे हुए इंडिकेशंस हैं वो उनका वो पर्पस सर्व हो गया है जिस लिए ये सभा की गई थी। और आने वाले समय में अगर उसकी वजह से कुछ हमें बदलाव देखने को मिले या कुछ पुनर्विचार कुछ चीज़ों पर होता हुआ दिखे तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए।